जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकसभा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भैया हमारा आज का टॉपिक जो है इसका नाम क्या है? लोकसभा। तो अपन जो है लोकसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जाने कि भैया लोकसभा का जो गठन है वह लोकसभा का गठन कब हुआ? तो भैया लोकसभा का जो पहली बार गठन हुआ तो जो भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, तो उन आम चुनाव के बाद भारत में जो है पहली बार लोकसभा का गठन जो हुआ वह 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और भैया लोकसभा की जो पहली बैठक हुई, लोकसभा की जो पहली बैठक हुई, भैया लोकसभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 में। तो लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 मई 1952 में। अब अपन ये जानेंगे कि लोकसभा को अन्य किस नामों से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि लोकसभा को जो है अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो भैया अन्य नाम की बात करें तो भैया लोकसभा को अपन प्रथम सदन भी कहते हैं। जो लोकसभा है इस लोकसभा को अपन प्रथम सदन भी कहते हैं। जो लोकसभा है भैया इसे जो है निम्न सदन भी कहते हैं। और जो आपकी लोकसभा है भैया उसे जो है हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और भैया जो आपकी लोकसभा है इसे अपन चर्चित सदन भी कहते हैं, इसे जो है चर्चित सदन भी कहा जाता है। तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और चर्चित सदन किसे कहते हैं भैया? लोकसभा को। वैसे मैं आपको यह बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान में यह कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि जो हमारी लोकसभा है यह निम्न सदन है, परंतु एक जो है रीति चली आ रही है उसी के अनुसार जो है इसे हम निम्न सदन कह देते हैं। परंतु भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस बात का वर्णन नहीं है कि जो हमारी लोकसभा है वह निम्न सदन है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। भैया लोकप्रिय सदन लोकसभा को इसलिए कहते हैं कि लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और भैया जनता उसी सदस्य को चुनेगी जो जनता का लोकप्रिय होगा, इसीलिए लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि जो चर्चाओं का विषय रहता है वह चर्चाओं का विषय जो रहता है वह हमेशा कौन रहता है? लोकसभा रहता है, इसलिए हम लोकसभा को चर्चित सदन भी कहते हैं। अब बात आती है लोकसभा की संरचना के बारे में कि जो लोकसभा है इसकी संरचना के बारे में अपन बात कर लें। तो भैया लोकसभा की संरचना के बारे में जो है वह संविधान के अनुच्छेद 81 में दे रखा है। जो लोकसभा की संरचना है उस संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 के अनुसार होती है। तो यहां से आप दो बात समझेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, जो वर्तमान स्थिति क्या है, और भैया इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, और भैया वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं। तो भैया वर्तमान में लोकसभा में जो होते हैं वह 545 सदस्य होते हैं, और जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वह कितनी है भैया? 552 है। तो ये जो 545 होते हैं इसमें भैया निर्वाचित भी होते हैं, इसमें जो है निर्वाचित भी होते हैं, और भैया इसमें मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से भैया इसमें भी जो है वो निर्वाचित भी होते हैं और भैया मनोनीत भी होते हैं। जो निर्वाचित होते हैं भैया वह 543 होते हैं, और जो मनोनीत होते हैं भैया उनकी संख्या 2 होती है। ठीक इसी प्रकार से 552 में जो निर्वाचित होते हैं उनकी संख्या 550 होती है, और भैया जो मनोनीत होते हैं वो संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये 2 जो मनोनीत होते हैं भैया वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। और भैया इन्हें जो मनोनीत करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह स्थिति जो है
लोकसभा की संरचना के बारे में है। परंतु मैंने आपको कल पढ़ाया था और कल मैंने आपको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ाया था। कल मैंने आपको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ाया था। तो उस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार था, भैया अब उस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति मनोनीत नहीं होंगे। पहले क्या होता था भैया? पहले यह होता था कि अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। परंतु भैया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो अब वर्तमान स्थिति होगी, जो अब वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार जो है भैया लोकसभा में जो है अब 543 सदस्य होंगे और जो 543 सदस्य होंगे भैया वह सभी क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। वह सभी क्या होंगे भैया? निर्वाचित होंगे। अर्थात लोकसभा में अब कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होगा। और इसी अनुसार जो अब अधिकतम सदस्य संख्या थी, अधिकतम जो सदस्य संख्या थी भैया अब घटकर वो कितनी हो जाएगी? 550 हो जाएगी, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत होते थे अब उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत होते थे इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अब कितने रह जाएंगे? वर्तमान स्थिति 543 और अधिकतम कितने हो जाएंगे? अब 550। ठीक है। अब अपन बात करें कि लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण के बारे में जो है अब अपन जो है यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो लोकसभा में जो आरक्षण है इसके बारे में जो प्रावधान है भैया वह अनुच्छेद जो है 330 में है। जो अनुच्छेद 330 है इसमें जो है आरक्षण के बारे में बता रखा है। भैया लोकसभा में जो है एससी को भी आरक्षण है और लोकसभा में जो है एसटी को भी आरक्षण है। तो लोकसभा में एससी समुदाय के लिए जो आरक्षित सीट है उनकी संख्या भैया 84 है, 84 सीट है। और जो भैया अनुसूचित जनजाति है अर्थात जो एसटी है उसके लिए जो भैया 47 सीट जो है लोकसभा में क्या है? आरक्षित है। तो लोकसभा में एससी को भी आरक्षण मिला हुआ है और लोकसभा में एसटी को भी आरक्षण मिला हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 543 सीटों में से जो 84 सीटें हैं वह एससी समुदाय के लिए आरक्षित होंगी और जो 47 सीटें हैं वह अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी समुदाय के लिए आरक्षित होंगी। इन पर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जबकि जो बाकी अन्य सीटें होंगी उन पर सभी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वह सामान्य समुदाय का हो, चाहे वो ओबीसी पिछड़े वर्ग समुदाय का हो, चाहे वह अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो, चाहे वह अनुसूचित जाति समुदाय का हो। जो अन्य सीटें होंगी इनको छोड़कर उन पर सब चुनाव लड़ सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। परंतु जो आरक्षित सीटें हैं इन पर चुनाव केवल और केवल कौन लड़ेगा? 84 सीटों पर एससी समुदाय और 47 सीटों पर भैया एसटी समुदाय। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 330 के तहत इनको आरक्षण दिया गया है। और भैया यह आरक्षण जो रहेगा, यह आरक्षण अब आपका रहेगा 25 जनवरी 2030 तक, क्योंकि इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया है। ठीक है भैया। अब अपन समझेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं।
कि भैया यदि कोई व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो लोकसभा के चुनाव लड़ने से पहले उसमें कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में जो है भैया अपन अब पढ़ेंगे। तो भैया इसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहली बात आती है नागरिकता, कि भैया उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए। तो भैया नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए, वह भारतीय होना चाहिए। अगली बात आती है उसकी आयु के बारे में, कि भैया उसकी आयु क्या होनी चाहिए। तो इस बारे में हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली उसकी न्यूनतम आयु, पहली उसकी न्यूनतम आयु और दूसरी भैया उसकी अधिकतम आयु। तो भैया न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब बात आती है अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह अधिकतम आयु जो है वह निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितनी भी हो सकती है। संविधान में यह निर्धारित नहीं है कि उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, परंतु भैया उसकी जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगली बात यह है भैया वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दूसरी बात है भैया दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। और अगली बात है भैया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार जो योग्यताएं उसमें बताई गई हैं उन योग्यताओं का होना उसमें जरूरी है। यदि वह इन योग्यताएं उसके अंतर्गत हैं उसमें तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। नागरिकता भारतीय, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु संविधान में निर्धारित नहीं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह दिवालिया घोषित ना हो। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो योग्यताएं उसमें बताई गई हैं वह योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। यदि वह इन योग्यताओं का पालन करता है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर और आगे की ओर पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ सकता है गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952। पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। प्रथम सदन किसे कहते हैं भैया? लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, चर्चित सदन लोकसभा। और लोकसभा की संरचना के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? तो भैया अनुच्छेद किस में है? 81 में। ठीक है, तो 25 जनवरी 2020 से पहले जो स्थिति थी वह थी 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत। और जो अधिकतम हो सकते थे वो 552, जिसमें निर्वाचित थे 550 और मनोनीत थे 2। और मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को। परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस स्थिति में परिवर्तन हो गया है। अब वर्तमान स्थिति कितनी है? 543 सदस्य होंगे और सभी सदस्य कैसे होंगे भैया? निर्वाचित होंगे। जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और अधिकतम कितने होंगे? हम 550 सदस्य। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि लोकसभा में आरक्षण, भैया संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी तथा एसटी समुदाय को आरक्षण है। एससी के लिए 84 सीटें, एसटी के लिए 47 सीटें। और भैया जो लोकसभा में एससी तथा एसटी को आरक्षण है, इस आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर योग्यताएं, नागरिकता भारतीय, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया घोषित ना हो और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उसमें योग्यताएं होनी चाहिए जो इस अधिनियम में दे रखी हैं।
यदि यह योग्यताएं उसके अंदर होंगी तब वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब अपन बात करेंगे लोकसभा के चुनाव के बारे में। तो लगातार जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपको जो है इन सब क्वेश्चन का ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है और इसके स्पष्ट तरीके से जो है आपको उत्तर देने हैं। तो अब देखेंगे कि यदि यह योग्यताएं किसी व्यक्ति में हैं तो किस प्रकार से जो है वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, या लोकसभा का चुनाव जो है भैया किस प्रकार होता है, इस बारे में जो है अब अपन चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की। तो भैया लोकसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है भैया भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, उस भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है लोकसभा का चुनाव होता है। और भैया जो लोकसभा का चुनाव होता है वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, विधान परिषद होती है, उनका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परंतु भैया जो लोकसभा होती है और जो विधानसभा होती है इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है भैया वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो मतदाता सूची में जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनका नाम जो रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा जो है वोट डाले जाएंगे और वोट डालने के बाद प्रत्यक्ष रूप से जो है वो क्या होगा, इनका चुनाव होगा। मैं आपको बता दूं कि मूलतः संविधान में जो वोट डालने की उम्र थी भैया वह 21 वर्ष थी। जो 21 वर्ष थी वो मूल संविधान में थी कि अगर किसी की उम्र 21 वर्ष है और मतदाता सूची में उसका नाम जो है वो अंकित है तो वह लोकसभा में अपना वोट डाल सकता था। परंतु भैया अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 18 वर्ष है, क्योंकि संविधान में एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। और इस संशोधन के द्वारा जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, कोई भी है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष है और मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है तो वह अपना वोट डाल सकता है और उनके डाले गए वोटों के आधार पर जो है विजय घोषित होगा। तो इसका जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। मूल संविधान में जो मतदाता की आयु थी वह 21 वर्ष थी, परंतु वर्तमान समय में जो मतदाता की आयु है वह 18 वर्ष है और यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है भैया, अगली बात मैं आपको बताता हूं कि भैया ये जो चुनाव होता है ना, ये चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम होती है उसके द्वारा जो है लोकसभा का चुनाव होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि निर्वाचित वही व्यक्ति होगा, निर्वाचित वह व्यक्ति होगा जिसे सर्वाधिक मत मिलेंगे, सर्वाधिक मत मिलेंगे। ठीक है भैया, चुनाव होगा और उस चुनाव में उस लोकसभा सीट से वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाएगा जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव होता है भैया उस वोटिंग सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे भैया वही व्यक्ति क्या होगा? निर्वाचित घोषित होगा। तो इस प्रकार से जो है भैया लोकसभा का चुनाव होता है। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है,
प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मूल संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, परंतु अभी कितनी है? 18 वर्ष है। और इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। जो वोटिंग सिस्टम प्रणाली है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, अर्थात वही व्यक्ति निर्वाचित होगा जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे। अगली बात करेंगे कि चुनाव हो जाने के बाद में भैया जो है शपथ होगी, तो शपथ के बारे में क्या प्रावधान है? तो भैया शपथ दिलाता है इन्हें राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ऐसा जो है भैया भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा भैया? भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएंगे। तो साधारणतः जो है लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाते हैं भैया वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। मैं से प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि जो नई लोकसभा बन के आती है तो जो लोकसभा की पहली बैठक होती है उसमें सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे जो है प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है और राष्ट्रपति ही जो है उसे शपथ दिलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपन बाद में। तो यहां पर इतना समझ लेना चाहिए कि लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा। और वर्तमान समय में लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं उनको जो शपथ दिलाने का कार्य करता है भैया वो कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और इस प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इसे शपथ दिलाई जाती है और यह लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। ठीक है, और पहली बैठक में ही जो है इसका कार्यकाल रहेगा और जैसे ही दूसरी बैठक स्टार्ट होगी इसका पद भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो भैया शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब बात करते हैं, शपथ हो गई, अब बात करेंगे वेतन भत्तों की। वेतन भत्ते, तो भैया इनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो संसद द्वारा निर्धारित मिलेंगे। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते, इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते जो हैं भैया वो इनको दिए जाते हैं। क्लियर है? तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। वैसे आज वर्तमान स्थिति यह है कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। वेतन व भत्ते इन्हें वही मिलेंगे जो संसद द्वारा क्या होंगे? निर्धारित होंगे। ठीक है भैया, अब बात कर लें इसके कार्यकाल की कि जो लोकसभा होती है इस लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो इसके कार्यकाल के बारे में जो है भैया आपको सब बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो करें सामान्य कार्यकाल की। पहली बात करें सामान्य कार्यकाल की, तो भैया सामान्य कार्यकाल लोकसभा का जो होता है वह 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा होती है उस लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह सामान्य कार्यकाल होता है भैया कितना? 5 वर्ष। ठीक है, परंतु सामान्य कार्यकाल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है। क्लियर? सामान्य कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष, परंतु यदि प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे देगा कि भैया आप इसे जो भंग कर दो, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे इसके समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे इसके सामान्य कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। अब बात करते हैं आपातकाल की स्थिति। आपातकाल की स्थिति की बात करते हैं। तो आपातकाल की स्थिति के बारे में हमें जो है 2 बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि यदि आपातकाल लागू हो जाए
और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो। आप मान लीजिए कि 5 साल कार्यकाल हो गया और उसी समय आपातकाल लग जाए, तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को सामान्य कार्यकाल से आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और इसे बढ़ाया कैसे जाएगा? संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। विधि बनाकर जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 5वीं लोकसभा थी, आप समझ लें, जैसे भैया 5वीं लोकसभा थी हमारी, जो 5वीं लोकसभा थी वो 1975 में कंप्लीट हो जानी थी, परंतु 1975 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। जब उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी तो उस लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 1975 से कितना कर दिया? 1976 कर दिया। परंतु फिर 1976 के बाद उसके कार्यकाल को 1 बार और बढ़ा दिया। आप आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर? पर बढ़ाएगा कौन? संसद बढ़ाएगा। क्लियर है? यदि आपातकाल लागू है तो आप 1-1 वर्ष करके लोकसभा के कार्यकाल को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, परंतु एक बार में जो कार्यकाल बढ़ेगा वह कितना बढ़ेगा? 1 वर्ष बढ़ेगा। तो ये 5वीं लोकसभा 1975 में पूरी हो जानी थी, इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कार्यकाल कब तक रहा? 1976। इसके बाद 1976 के बाद फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो कार्यकाल कितना हो गया? 1977 तक। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं था, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 7 वर्ष था, क्योंकि 2 बार 1-1 करके जो है 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो ठीक है, तो यदि आपातकाल लागू है तो उस समय लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। और जैसे ही ये आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी, जैसे ही ये आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी तो इसका कार्यकाल जो है फिर 6 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात 6 माह के अंदर फिर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। आपातकाल लागू है तो आप इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 माह में जो है आपको लोकसभा के चुनाव कराने पड़ेंगे। तो भैया यह था लोकसभा के सामान्य कार्यकाल के बारे में और आपातकाल के कार्यकाल के बारे में। 2 बातें मैं आपको और बता दूं। भैया संविधान में जो है एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन हुआ। और भैया 42वें संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। यह 1976 की बात है। इसके बाद जो है भैया 44वां संशोधन हुआ 1978 में, और पुनः लोकसभा के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया, तो वह संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और फिर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया, तो भैया वह संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसके द्वारा जो है पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। तो यह है लोकसभा का कार्यकाल। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा और आगे की ओर देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतदाता की आयु कितनी है? 18 वर्ष। मूल संविधान में कितनी थी? 21 वर्ष। कौन से संशोधन से इसे परिवर्तित किया? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो साधारणतः अब शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। वेतन भत्ते कौन से मिलेंगे? जो संसद द्वारा निर्धारित होंगे। सामान्य कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कौन कर सकता है?
भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपातकाल में कार्यकाल कितना बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। कौन बढ़ाएगी? संसद। और जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो इसके कार्यकाल को इसके कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, अर्थात 6 माह के अंदर जो है इसके चुनाव कराने अनिवार्य हैं। अब अपन इसके आगे की ओर बढ़ेंगे। इतना अपन ने पढ़ लिया, अब अपन जो है इससे आगे की ओर पढ़ेंगे। तो इसको भी एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इससे भी जो है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे कि भाई यदि लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहें, लोकसभा के सदस्य यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो भैया लोकसभा के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य हैं वह अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को जो है त्यागपत्र देंगे। यदि लोकसभा के किसी सदस्य को अपना त्यागपत्र देना है तो वह भैया अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यदि कोई सदस्य लोकसभा में अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब बात आती है इनकी अयोग्यता से संबंधित। तो इनकी अयोग्यता से संबंधित जो है भैया 2 बातें हैं। पहली बात है दल बदल कानून के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर। कि यदि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता दल बदल कानून के आधार पर समाप्त करनी है तो वह समाप्त कौन करेगा? तो भैया यह अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो यह अधिकार होता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करनी है तो सदस्यता समाप्त कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अर्थात दल बदल कानून के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना है तो यह अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। और यदि चुनाव के आधार पर अयोग्य सिद्ध करना है तो यह अधिकार जो होता है वह भारत के राष्ट्रपति का होता है। परंतु भारत का राष्ट्रपति जो है यह कार्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। देखो यदि लोकसभा का चुनाव हुआ और यदि उम्मीदवार जो निर्वाचित हुआ है उसने नामांकन पत्र में अपनी गलत जानकारी दे दी, अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दे दी, अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दे दी, या अपने परिवार के बारे में गलत जानकारी दे दी, या जो उस पर केस दर्ज हुए थे उनके बारे में गलत जानकारी दे दी, तो इस आधार पर यदि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होनी है तो वह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पर राष्ट्रपति कब करेगा? राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है, तो दल बदल कानून के आधार पर अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। और अगर चुनाव में किसी प्रकार से गड़बड़ी करी है, नामांकन पत्र में उसने गलत जानकारी भरी है, गलत शिक्षा के बारे में जानकारी दी है, संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी है, परिवार के बारे में गलत जानकारी दी है, तो इस आधार पर अयोग्य कौन ठहराएगा? भारत का राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो यह है कि इस प्रकार से जो है किसी लोकसभा सदस्य को जो है वो अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे अधिवेशन के बारे में। तो पहली बात यह है कि भैया लोकसभा का अधिवेशन बुलाता कौन है? तो भैया लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। जो लोकसभा का अधिवेशन है वह लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है। और भैया एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए, कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। सही, आप 2 से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, पर एक वर्ष में कम से कम जो है आपको 2 अधिवेशन कराने ही होंगे। और 2 अधिवेशनों के बीच में भैया जो समय अंतराल होगा भैया, वह समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होगा, 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अधिवेशन बुलाएगा कौन? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाएंगे। और भैया वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन तो होंगे ही, 2 से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो, परंतु 2 अधिवेशनों के बीच में जो अधिकतम समय अंतराल होगा भैया वो कितना होगा? 6 माह से अधिक नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं गणपूर्ति या कोरम की। गणपूर्ति या कोरम की। गणपूर्ति और कोरम क्या होता है भैया? कि लोकसभा की कार्यवाही जब ही चलेगी जब इतने सदस्य कम से कम लोकसभा में होने चाहिए। मैंने आपको राज्यसभा में भी बताया था कि मानो कि आपकी क्लास में 100 विद्यार्थी हैं और 100 में से केवल एक दिन 5 ही विद्यार्थी आए, तो उस दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी और आपके अध्यापक ये कि आपसे कह देंगे कि भैया कल क्लास चलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से भैया लोकसभा में भी प्रावधान है कि लोकसभा में कम से कम जितनी उसकी कुल सदस्य संख्या है उसके 1/10 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/10। मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि पहले कितने होते थे? 545, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 54.5, तो हम कह सकते हैं 55 सदस्य। परंतु जब अब एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए तो अब कितना हो जाएगा? 543 गुणा 1/10 कितना हो रहा है? 54.3, तो कितना हो जाएगा? 54 सदस्य। तो जब एंग्लो इंडियन होते थे तो 55 सदस्य अगर लोकसभा में होते तभी इसकी कार्यवाही चलती, परंतु अब लोकसभा में कार्यवाही के लिए 54 सदस्य चाहिए। अगर 54 सदस्य होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा उसकी कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा। तो कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कि कम से कम इतने सदस्य लोकसभा में उपस्थित होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो संख्या होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो जब एंग्लो इंडियन होते थे तो 55 होती थी, परंतु अब एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए तो भैया अब कितनी होती है? 543 गुणा 1/10 54.3, तो कितना हो गया? 54 सदस्य। अर्थात वर्तमान समय में लोकसभा में जब 54 सदस्य होंगे तभी जाके जो है लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो था वो यहीं तक था। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य कौन ठहराएगा इन्हें? लोकसभा का अध्यक्ष। और चुनाव के आधार पर राष्ट्रपति। पर वह किसकी सलाह पर कार्य करेगा? निर्वाचन आयोग की। अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। और अधिकतम समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होगा। और गणपूर्ति 1/10 संख्या, अर्थात 54 सदस्य होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही होगी, नहीं तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी। तो कल जो है लोकसभा के बारे में और पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।